तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो आईटीबीपी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएँगे और नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था उसके सिलेबस के बारे में और ये एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो सकता है। जो स्टूडेंट्स ने सिलेबस भेजा था, उन्होंने यही जानकारी दी है कि फरवरी में मे बी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक? तो अभी इस क्लास में हम बात करेंगे जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और जो आपका कमेंट है, कमेंट में फर्स्ट कमेंट या प्लेलिस्ट में आपको आईटीबीपी साइकोलॉजी के नाम से एक आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इनके पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेंगे, अ, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अभी वीडियो के लास्ट में हम बीच में डिस्कस करेंगे कि नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लर्निंग को कैसे प्रभावित से किया जा सकता है। जो सीखना है, जो अधिगम है, अधिगम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम, यहाँ पर हम सीधे राइट आंसर की बात करेंगे जिससे आपके टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। हमारे अनुभव और अभ्यास के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। अब अनुभव और अभ्यास का मतलब, जैसे आप मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखते हैं। यहाँ तो साइकिल चलाने से आप क्या कर रहे हैं? आपका अभ्यास हो रहा है और आप एक दो बार गिरे, फिर उठे, उससे आपको क्या मिल रहा है? एक्सपीरियंस मिल रहा है। और इन दोनों के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और साइकिल चलाना सीख जा रहे हो। व्यवहार में परिवर्तन कैसे? कि पहले आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे और अब आप साइकिल चलाना सीख गए, तो एक परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है, ये अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, अपेक्षाकृत। अब अपेक्षाकृत का क्या मतलब है? तो अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि आप सीख तो जाते हो, साइकिल चलाना आप सीख गए, हमेशा के लिए सीख गए, लेकिन जो आपका परफॉर्मेंस रहता है, वो परफॉर्मेंस आपका उतना नहीं रहता है जितना आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो। जैसे शुरुआत में आप जब साइकिल चलाते हो, तो धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करते करते अच्छा साइकिल चलाना सीख जाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है, आपने साल भर के लिए साइकिल चलाना बंद कर दिया, तो परिवर्तन तो आ गया आपके व्यवहार में। लेकिन जब साइकिल चलाना आपने बंद कर दिया, तो जब फिर 1 साल बाद आप साइकिल चलाओगे तो उतनी अच्छे से नहीं चला पाओगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर से पहले जैसे चलाने के लिए। तो परिवर्तन तो हो गया था। अब अगर वो परिवर्तन स्थायी हुआ होता, तो आप आज भी उतनी अच्छे से साइकिल चलाते जितना अच्छे से पहले चलाए थे। तो इसलिए इसे कहा गया कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मतलब परिवर्तन तो हो गया लेकिन स्थायी नहीं कह सकते। हाँ, स्थायी के आस-पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार क्या होता है? मतलब थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो क्या है? तो थॉर्नडाइक ने जो लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था, थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि क्या बताता है? ये बताता है कि जो प्रतिक्रियाएं संतोषजनक परिणाम देती हैं वह दोहराई जाती हैं। ठीक? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पैवलव ने किस प्राणी का उपयोग किया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके किया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग के संस्थापक कौन है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, तो इसके जो संस्थापक है वो बी एफ स्किनर है। स्किनर ने इस पे काफी काम किया। ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने विकसित किया? तो एल्बर्ट बंडूरा। आप देखेंगे जो एल्बर्ट बंडूरा है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग स्टार्ट किया था। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में न्यूट्रल स्टिमुलस किस में परिवर्तित हो जाता है? तो अब ये तो वैसे साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे, वरना उसमें जो पैवलव ने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की, तो उसमें सबसे पहले कुत्ते के सामने, मतलब कुत्ता रहता है उसके सामने क्या किया जाता है, अ, खाना दिया जाता है। मतलब उसे खाना दिया गया, जैसे एक कुत्ता है, समझ लो एक डॉग है, ठीक, उसके सामने
खाना दिया गया, फूड दिया गया, तो वो क्या करता है, खाने को देख कर लार्स राव होता है। फिर कुत्ते के सामने क्या दिया गया, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई गई, मतलब बेल बजाया गया, तो कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, ना लार्स राव किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई पहले घंटी बजाई गई, और घंटी बजाने के तुरंत बाद खाना दिया गया। इसमें आप देखो, जो कुत्ता है, जब कुत्ते के सामने पहली बार फूड दिया गया, तो वो क्या था, जो फूड था वो आपका था अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसको देखकर जो लार्स राव हुआ वो था अनकंडीशनल रिस्पांस। फिर जब घंटी बजाई गई तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि उसको देखकर कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जब घंटी और खाना एक साथ है, जैसे घंटी बजाएगी खाना दिया गया, घंटी बजाएगी खाना दिया गया, ऐसे कुछ दिन किया गया, तो मात्र घंटी की आवाज से ही कुत्ता लार्स राव करने लगता है कि अब तो खाना मिलेगा। तो जो घंटी है वो न्यूट्रल स्टिमुलस पहले थी, और न्यूट्रल स्टिमुलस से आपका क्या बन गया, वो बन गया कंडीशनल स्टिमुलस। अब ये, अगर मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से समझाऊं, बट अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो स्किनर बॉक्स का मुख्य उपयोग हुआ था ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए। नेक्स्ट, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ये मानसिक प्रक्रियाएं जैसे स्मृति, ध्यान, इन सब पर ध्यान देती है। गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी में इंसाइट का क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी टॉलमैन ने दिया था, और इनका क्या काम होता है कि अचानक समाधान, इसमें थॉर्नडाइक का भी नाम आता है, और सॉरी, थॉर्नडाइक बोल रहा हूँ, कोहलर का नाम आता है। कोहलर ने इसमें रिसर्च भी किया था, एक चिंपैंजी पर रिसर्च किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी आंसर होगा कि अचानक समाधान आ गया। जैसे चिंपैंजी बैठा रहता है, फिर अचानक क्या आता है कि हाँ, मैं इस छड़ी को जोड़ के और केला तोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कर्व किसे दर्शाता है? तो जो लर्निंग कर्व है, तो वक्र सीखने का वक्र दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया को, कि हम कैसे सीखते हैं। एक सीखने का वक्र है कि हम सीधे सीधे सीखते चले जाते हैं, एक आपने देखा होगा आप सीखते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, या उसकी स्पीड के बारे में, तेजी से या धीमे से। फिर उसके बाद हम मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसलिए मैंने 10-10 क्वेश्चन सबसे बनाए हैं, जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत सुना होगा। मोटिवेशन का काम होता है कि हमें किसी निश्चित लक्ष्य के लिए प्रेरित करना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें उत्साह हमारे अंदर बनाए रखना, एक काल्पनिक ऊर्जा है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करता है? व्यवहार को सक्रिय और निर्देशित करता है। नेक्स्ट, मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसमें सबसे ऊपर क्या रखा गया? तो मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी थी, जिसमें 5 स्टेज थे। 5 स्टेज में जो सबसे ऊपर था वो था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर था। उसके बाद सबसे, अगर दूसरे चौथे नंबर पर देखें तो वहाँ पर सेल्फ स्टीम था, सेल्फ नीड था। फिर तीसरे नंबर पर सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पर आपकी सुरक्षा की अवस्थाएं। और सबसे नीचे जो होता है वो होता है आपका बेसिक नीड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो आंसर होगा आपका आत्म साक्षात्कार। सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार है। इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? इसका मतलब क्या है? जो मोटिवेशन अंदर से आए, जिसे आप अंदर से किसी काम के लिए प्रेरित होते हो, तो हम उसे इंट्रिंसिक मोटिव कहते हैं। जिसे
आपका क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ाई, मतलब आप पढ़ रहे हो और उसमें मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, ज्ञान प्राप्त करने का आनंद है आपको, तो वो एक अंदर से मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर पुरस्कार पाने की बात करें, तो पुरस्कार पाने की अगर इच्छा से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बाहरी किसी तत्व की, अभी पढ़ूंगा तो पुरस्कार मिलेगा, तो वो इंटेंसिव में नहीं आएगा। आपका यहाँ पर आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट, जेम्स लैंग थ्योरी के अनुसार भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो जेम्स लैंग थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया था कि पहले हम भागते हैं, जैसे मान लो आपके सामने शेर आ जाए, तो आप शेर को देखकर भाग जाते हो, और जब भागते हो इसी वजह से आप डर जाते हो। इनकी थ्योरी का ये मानना था। यानी पहले शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं जिससे हम भागते हैं, और फिर भावना आती है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, स्कैटर सिंगर थ्योरी। तो स्कैटर सिंगर थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी थी। इसमें इन्होंने बताया कि कोई भी हमारे पास उद्दीपक आता है, तो उस उद्दीपक के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। हमारे ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन जाती है कि उस उद्दीपक के प्रति हम क्या अनुक्रिया करें, उस पे व्याख्या होती है। जैसे आप देखो, आप सांप को देखते हो तो आपको डर जाते हो, लेकिन एक छोटा बच्चा है वो सांप को देखता है तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि छोटे बच्चे के ब्रेन में अभी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है कि इससे डरना है, तो वहां पर वो उस अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं करता है। तो वही स्कैटर सिंगर ने कहा कि जब हमारे ब्रेन में किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन रहता है, तब हम उस दीपक के प्रति वैसे ही व्यवहार करते हैं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार मोटिवेशन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार आंतरिक संतुलन बनाए रखना ये मोटिवेशन का प्राथमिक स्रोत है। अब कैनन बार्ड थ्योरी, तो इन्होंने बताया था कि दोनों चीजें एक साथ होती हैं। जैसे जेम्स लैंग ने बताया कि पहले हम भागते हैं इस वजह से डर जाते हैं, इन्होंने बताया कि हम डरना और भागना दोनों एक साथ ही होता है। इमोशन में कौन से मुख्य घटक शामिल हैं। इमोशन की बात करें, तो इमोशन में शारीरिक प्रतिक्रिया, व्यक्तिपरक अनुभव और व्यवहारिक प्रतिक्रिया, ये तीनों शामिल होते हैं। यर्क्स डॉर्सन डॉटसन यर्क्स डॉर्सन लॉ के अनुसार कार्य प्रदर्शन पर उत्तेजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने 3 लॉ दिया। इन्होंने बताया कि अगर कार्य छोटा है, तो जो एक्साइटमेंट है वो हाई होना चाहिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए एक पोएम याद करना है, तो आप एक बार में ही याद कर लो एक्साइटमेंट के साथ। कार्य अगर मीडियम साइज है, तो एक्साइटमेंट भी मीडियम होना चाहिए। लेकिन अगर कार्य बहुत बड़ा है, तो एक्साइटमेंट वहाँ पर कम होना चाहिए। जैसे आपको मान लो 100 मीटर का रेस है, तो 100 मीटर में आपको सारी एनर्जी एक बार में ही झोंक देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का रेस है, तो आपको मीडियम जोश के साथ भी काम चल सकता है। लेकिन अगर मान लो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रेस है, तो वहाँ पर शुरुआत में आप एक्साइटेड नहीं हो सकते हो। वहाँ पर आपको शुरुआत में धीरे धीरे करके ही चलना पड़ेगा। तो वही चीज इन्होंने बोला कि कार्य प्रदर्शन पर उत्तेजना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कौन सा सही है। तो मध्यम स्तर की उत्तेजना सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर। फिर एकमैन ने कौन कौन सी यूनिवर्सल इमोशन पहचानी। तो एकमैन की बात करें, तो इन्होंने खुशी, दुख, डर, गुस्सा, आश्चर्य और घृणा, ये सब इन्होंने यूनिवर्सल इमोशंस के रूप में देखे। इन्हें सब जगह देखा जा सकता है। मेमोरी के 3 प्रमुख चरण कौन से हैं। अगर हम चरण की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, एनकोडिंग होता है। फिर हम स्टोरेज करते हैं उसको, फिर रिट्राइवल करते हैं, फिर से दोबारा याद करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। सेंसरी मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। जो सेंसरी मेमोरी होती है, वो सबसे छोटी मेमोरी माना जाता है। उसमें जो सूचनाएं होती है बहुत कम समय के लिए होती हैं, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होती हैं। अब तो उसमें क्या होता है, आने वाली जानकारी को संक्षेप में बनाए रखा जाता है बहुत कुछ समय के लिए ही। जैसे आपके पलकों के सामने से कोई चीज निकल गई, तो आपने देखा तो लेकिन समझ नहीं पाए, वो क्या है, वो सेंसरी मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कितने समय तक संग्रहित होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन है
वो आप कई वर्षों या आजीवन जीवन भर के लिए याद कर सकते हो। प्रोसीजरल मेमोरी क्या है? जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, लाइक साइकिल चलाना हुआ, बाइक चलाना हुआ, या कुछ गेम खेलना हुआ, वो चीज़ें जो आप सीखते हो ना, वो आपके प्रोसीजरल मेमोरी की वजह से होती है। जो आपकी कौशल और आदतें प्रोसीजरल मेमोरी के थ्रू होती हैं। चंकिंग मेमोरी कैसे को प्रभावित करती है? तो चंकिंग या चुकिंग जिसे कहते हैं, इसमें आप एक साथ मतलब बहुत सारे नंबर्स को एक साथ आसानी से याद कर सकते हो, मतलब बड़े बड़े यूनिट को एक छोटे छोटे यूनिट को बड़े बड़े यूनिट में कन्वर्ट करके याद कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको याद करना है एक नंबर, जैसे आपको मान लो एक नंबर है 9415, फिर 12, ये ऐसे ही रैंडम नंबर है। अब इसको डायल करके मत देखने लगना कि ये मेरा नंबर है। मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। मान लो ये नंबर है, तो अब इसको याद करना हो 10 डिजिट की, तो आप कैसे याद करोगे? 9, 4, 1, 5, 5, 1, 2, 5, 3, 3। तो ये इस तरीके से याद करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन चुकिंग में हम क्या करते हैं, हम सभी चुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बट हमें याद नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम इस वर्ड को, मतलब ये मेथड को हम चंकिंग कहते हैं। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? इस तरीके, दो तरीके से याद कर सकते हो। अब तक याद कर लिए कि 94, 155, 12, 533। एक तरीका ये है। कुछ लोग इसको दो 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 करके याद कर लेते हैं कि 94, 15, 51, 25, 33। तो ये क्या है, आपने जैसे 10 यूनिट थे, 10 यूनिट को क्या बना दिया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये इनको 12, ये 3 यूनिट, और 533, ये 4 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और ये 4 यूनिट में कन्वर्ट करके आपने आसानी से याद कर लिया। तो वही चीज़ें हैं कि यह जानकारी को छोटे और अर्थपूर्ण इकाइयों में विभाजित करता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। रिट्राइवल क्लूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिट्राइवल क्लूज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त करना। फ्लैशबैक मेमोरी क्या है? फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होता है? तो ये एक इमोशनल और डिटेल्ड मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिके थ्योरी। डिके थ्योरी के अनुसार स्मृति क्यों खो जाती है? तो डिके थ्योरी के अनुसार स्मृति समय के साथ कमजोर हो जाती है। हम अगर रिवाइज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या नई जानकारी पढ़ते जाते हैं तो पुरानी स्मृति खोने लगती है। नेक्स्ट, रिट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस क्या है? रिट्रोएक्टिव मतलब जो नई जानकारी है उसकी वजह से पुरानी जानकारी आप भूल जाते हो, तो उसे हम रिट्रोएक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने 30 के आसपास में क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस, जो यहाँ पर बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।